नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। मेरा नाम है जिनीलता भट्टराई। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हम विभाजन के इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम ऐसी बहुत सी बातें नहीं जानते जिन्होंने हमारे देश को विभाजित किया। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताना चाहूंगी। भारत के विभाजन के लिए गांधी और कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट भी समान रूप से जिम्मेदार है। आज मैं देश के विभाजन के पीछे कम्युनिस्टों की भूमिका के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। इसके लिए हमें 1929 ईस्वी में वापस जाना होगा, जिस समय मेरठ षड्यंत्र मामले में आरोपी कम्युनिस्टों पर मुकदमा चल रहा था। उस समय स्टालिन के नेतृत्व में कमिंटर्न ने भारत में कम्युनिस्टों के लिए आंदोलन कार्यक्रम तय किया। इसे 1930 ईस्वी में भारत के सीपी की कार्रवाई का मसौदा मंच के रूप में प्रकाशित किया गया था। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी से कहा गया है, पूंजीपतियों का वर्ग संगठन हमारे देश के मेहनतकश जनता के बुनियादी हितों के खिलाफ जा रहा है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड 3 पृष्ठ 565, जो कि आरसी मजूमदार में स्पष्ट वर्णित है। दिसंबर 1940 में हिरेन मुखर्जी और के.एम. अशरफ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट छात्रों के सम्मेलन से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि भविष्य का भारत आपसी सम्मेलन के आधार पर क्षेत्रीय राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ होना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण भारत के लोगों को शामिल करने वाले एक राष्ट्र के बजाय कम्युनिस्टों ने एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में भारत के आदर्श को बरकरार रखा। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के दावे को स्वीकार करके मुसलमानों का समर्थन हासिल करने का एक स्पष्ट प्रयास था, जिसका वर्णन उक्त 567 में किया गया है। यानी कांग्रेस मेहनतकश जनता के खिलाफ पूंजीपतियों का एक वर्ग संगठन है और इसलिए वह कॉमिंटर्न के निर्देशानुसार 1930-33 ईस्वी में देशव्यापी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में शामिल नहीं हुए, बल्कि इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए हत्या का रास्ता चुना। बाद में वास्तविक स्थिति को समझते हुए कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नवगठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, परंतु जयप्रकाश नारायण ने उनके इरादों को समझ लिया और इसके लिए उन्हें 1940 ईस्वी में पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर वे AISF में शामिल हो गए और कम्युनिस्टों के शामिल होने से राष्ट्रवादी नियंत्रित संगठन 2 भागों में विभाजित हो गए। फिर 1940 में हिरेन मुखोपाध्याय और के.एम. अशरफ के नेतृत्व में SFI के सम्मेलन से इसकी घोषणा की गई। दिसंबर 1940 में हिरेन मुखर्जी और के.एम. अशरफ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट छात्रों के सम्मेलन से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इसी बात की घोषणा की गई, क्षेत्रीय राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ होना आवश्यक। यही उनकी डिमांड थी। इस प्रकार संपूर्ण भारत के लोगों को शामिल करने वाले एक राष्ट्र को बजाय कम्युनिस्टों ने एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में भारत के आदर्श को बरकरार रखा, जो कि स्पष्ट रूप से दर्शाता है किस प्रकार से वे मुसलमानों का समर्थन कर उन्हें पाकिस्तान दिलाने का दावा कर रहे थे। CPI के पोलित ब्यूरो और भारत सरकार के गृह विभाग के बीच एक गठबंधन मौजूद था, जिसके द्वारा श्री जोशी अपनी पार्टी के सदस्यों की सेवाओं को भारत सरकार के अधीन कर रहे, जिसका वर्णन वही पृष्ठ 569 में किया गया है। यानी आपसी विश्वास के आधार पर भविष्य में भारत एक संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, जिसमें स्वेच्छा से शामिल होने के इच्छुक सदस्य देशों का समावेश होगा। इस प्रकार भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक बहुजातीय देश है और कम्युनिस्टों द्वारा प्रचारित इस नारे का उद्देश्य मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग को पूर्ण रूप से मान्यता देता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कम्युनिस्ट इस आंदोलन को विफल करने के लिए कृत संकल्प थे। CPI महासचिव PC जोशी और ब्रिटिश गृह सचिव सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल के बीच एक गुप्त पत्र प्रसारित किया गया था। संयोग से आज की CPIM तब अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी CPI से संबद्ध थी।
बाद में सीपीआई को भंग कर दिया गया और सीपीआईएम का गठन किया गया। हालांकि 22 फरवरी 1946 को अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पूर्व सदस्य एस बटलीवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का खुलासा किया। इस गुप्त पत्र व्यवहार से ज्ञात होता है सीपीआई के पोलित ब्यूरो और भारत सरकार के गृह विभाग के बीच एक गठबंधन मौजूद था। जी हां, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। भारत सरकार के अधीन सारी चीजें हो रही थी, जिसका वर्णन पृष्ठ 569 वही में किया गया है। 17 मार्च 1946 को बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित एक पत्र में बटलीवाला ने आगे कहा कि जोशी ने पार्टी के महासचिव के रूप में एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें तत्कालीन भारत सरकार और सेना को बिना शर्त मदद की पेशकश की थी। 1942 के भूमिगत कार्यकर्ताओं और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए जोशी ने अपने पत्र में इन लोगों को देशद्रोही और 5वें स्तंभकार के रूप में वर्णित किया था। जोशी के पत्र से यह भी पता चला कि सीपीआई को सरकार से वित्तीय सहायता मिलती थी। मुस्लिम लीग के भीतर उसका एक गुप्त समझौता था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड 3 पृष्ठ 569 आरसी मजूमदार में इसका वर्णन किया गया है। यानी पूरे पत्र व्यवहार से पता चलता है कि पोलित ब्यूरो और ब्रिटिश सरकार के बीच हुए गुप्त समझौते की शर्तों के मुताबिक पीसी जोशी ने अपनी पार्टी को गृह कार्यालय के अधीन ब्रिटिश सरकार की सेवा में रखने की व्यवस्था की। इसके अलावा 17 मार्च को बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित एस 1946 बटलीवाला के एक पत्र अनुसार श्री जोशी ने ब्रिटिश सरकार और सेना मुख्यालय को एक पत्र लिखा था, अर्थात भारत में रहने वाला प्रत्येक भाषाई समुदाय एक विशिष्ट राष्ट्र है। उनमें से प्रत्येक को रूस की तरह ही अमेरिका से अलग होने और स्वतंत्रता की घोषणा करने का अधिकार है। 1927 में रूस के ताशकंद में सीपीआई पार्टी का गठन हुआ, अतः उनके आदर्श भारत के लिए असंगत एवं घातक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने की यह मानसिकता कम्युनिस्टों के लिए तो आदर्श है, लेकिन देश के लिए ही उतनी ही खतरनाक है। लेकिन इतिहास उस सच्चाई को बेरहमी से बताता है। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।